करते हैं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के बारे में। क्या हमारे देश में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी मतलब चुनाव जो हैं वो कितने फेयर होते हैं, उसके बारे में आज बात करते हैं। हमारे जो देश है वो एक डेमोक्रेसी रह गया है? इफ़ यू आर द फैन ऑफ द पीएम मोदी, और अगर आप मोदी की चैंट करने वाले हैं, जय जयकार करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि नहीं, इंडिया में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है और इलेक्शंस होते हैं ईयर बाय ईयर जब भी जरूरत पड़ती है, जैसे जैसे इलेक्शन होते हैं और एक डेमोक्रेटिक सरकार चुन के आती है, और डेमोक्रेसी इलेक्शन में एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन क्या पिछले कुछ सालों में जो इंसिडेंट हुए हैं उसको देख ये नहीं लगता कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर बढ़ रहा है? मीडिया से अपोजिशन की आवाज को पूरी तरह से दबा दिया जाता है, एमएलए की हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ईडी इनकम टैक्स का अपने फायदे के लिए प्रयोग किया जाता है, कानून बनाकर स्टेट का दर्जा छीन लिया जाता है, बालाकोट के नाम पर वोट मांगना, 370-35 का पॉलिटिकल प्रयोग, राम मंदिर जैसी रिलीजियस साइट्स का पॉलिटिकल प्रयोग, मुस्लिम्स को लिंचिंग यानी उनको एक तरह से दबाना टू गेन द पॉलिटिकल पावर, और स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग में इंटरफेयर करना, लाइक दिल्ली के केजरीवाल और एलजी जो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी जो वर्किंग आप देख सकते हो। तो अगर कोई लोग प्रोटेस्ट करता है किसी बात को लेके, लाइक सीए को हुआ था, फिर किसान आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन देखने को मिले, तो उनको जेल, उनके ऊपर एफआईआर कराना, एंटी नेशनल जैसी तो धाराओं में उनके ऊपर केस करना, और वाटर कैनन और आंसू गैस और डैम प्लेट का यूज करना उनके ऊपर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का प्रयोग करना फंडिंग को छुपाने के लिए, और इसके बाद में इफ एनी अदर बोन द इलेक्शन, फ्रॉड के जरिए वो इलेक्शन को रिजल्ट को ही बदल दिया जाता है। अभी आपने चंडीगढ़ में इलेक्शन देखा था। डेमोक्रेसी का जो एक्चुअली मतलब है, व्हाट इज द मीन ऑफ डेमोक्रेसी? कुछ लोग मानते हैं कि रेगुलर इलेक्शन होता है तो डेमोक्रेसी होती है। रेगुलर इलेक्शन तो रशिया में भी होता है, लेकिन वहाँ के जो अपोजिशन लीडर है उसको किस तरह से वहाँ मार दिया जाता है। अभी रिसेंट में एक इंसिडेंट हुआ था, वहाँ के जो पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर उभर के आ रहे थे उनको मार दिया गया है जेल के अंदर, और काफी टाइम से वो जेल में पुट्टे हैं। उनकी वाइफ ने एलिगेशन लगाए पुतिन के ऊपर। वहाँ भी इलेक्शन होते हैं। इवन आप नॉर्थ कोरिया की बात करिए, वहाँ पे भी उसकी जो सिंबल्स में लिखा हुआ है वो भी डीएम के कुछ करके लिखा हुआ, वो भी अपने आप को डेमोक्रेसी मानते हैं, बट अगर वहाँ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई वोट करता है तो उसको एंटी नेशनल माना जाता है। इलेक्शन होने का मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्शन फेयर और फ्री होने चाहिए, ये डेमोक्रेसी है। सबके लिए बराबर जीतने के चांसेस होने चाहिए। छत्तीस जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन हुआ था, इसके बारे में आपने सभी सुना होगा, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का रिजल्ट को कैसे पलटा गया, जहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास 20 सीटें थी और उनके पास 16 सीट्स थी बीजेपी के पास, बावजूद इसके बीजेपी के कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर देगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तब इसको बचा लिया गया बिकॉज ऑफ द वीडियो में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो क्लियरली दिख सकते हैं वो कैसे क्रॉस कर रहे थे बैलेट पेपर पे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को बचा लिया। लेकिन अगर इमेजिन करिए कि अगर ये वीडियोस वहाँ पे नहीं होती तो क्या हम या किसी भी कैसे ये रिजल्ट पलट सकता था? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये फिर बड़ा मुश्किल काम होता। इलेक्शन कमीशन को बनाया गया था फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रशांत किशोर के हिसाब से उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बायस है और वो बीजेपी के साथ देने वाला, उन्होंने इसको बताया था। दूसरी बात, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फेयर बनाया गया ताकि फेयर इलेक्शंस हो इस देश में, इसमें वो तीन जो इसके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो अपॉइंट किया जाता था वो बाई द सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और एक अपोजिशन लीडर, इन तीन लोगों की कमेटी थी। अभी इसको बदलते हुए इसके ऊपर दूसरा एक लॉ लाते हुए जो बीजेपी जो सरकार है यानी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इसकी कमेटी ही बदल दी। उसमें एक पीएम मोदी होगा, यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, एक लॉ मिनिस्टर होगा या कोई भी मिनिस्टर, और तीसरा एक जो अपोजिशन लीडर होगा, जिसमें से सीजीआई को हटा दिया, यानी 2-1-1 हो गया। अब आप उम्मीद लगाइए कि 2-1-1 में कितना फेयर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम चुनाव जो है कर सकते हैं। हमें ये जो इलेक्शंस देखे थे उनमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल यूज देखा इंडियन आर्मी का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे 2019 में बालाकोट अटैक की कहते हुए। उन्होंने क्या मेरे फर्स्ट टाइम वोटर पुलवामा में शहीद हुए लोगों के लिए वोट कर सकते हैं, जो एक इलेक्शन कमीशन का रूल के वायलेशन है। इंडियन आर्मी का यूज करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था इंडियन की जो आर्मी है उसको मोदी की आर्मी कहा था, जबकि ऐसा रूल के अगेंस्ट है। ऐसी 7 केसेस थे जिनमें से 7 केसेस थे और जिनमें से क्लीन चिट दे दी गई। और अमित शाह ने जो वायनाड जो कॉन्स्टिट्यूशन है राहुल गांधी की, उसको एक पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से, पाकिस्तान से कंपेयर किया था। ये भी रूल ऑफ वायलेशन था। इसमें जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर इसमें डाला गया, प्रेशर डाला गया और इसके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए बोला गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सारे ऑफिसर ने क्लीन चिट दी थी। जैसे इसमें एक नाम आता है अशोक लवासा का, वो इससे राजी नहीं थे कि पीएम मोदी अमित शाह को क्लीन चिट दी जाए इस मैटर के लिए। तो उसके ऊपर फिर इनकम टैक्स और ईडी और भेजा जाता है, उसकी वाइफ को, सिस्टर को, सन को नोटिस आते हैं, और बाद में एक चुपके से बैक साइड से अशोक लवासा को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कमेटी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट के बारे में आपने सुन ही लिया हो कि अब सरकार के 2 मेंबर होंगे, 2 सरकार के मेंबर होंगे, एक अपोजिशन लीडर होगा। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो सरकार चाहती है अपॉइंट कर सकती है।
दूसरा एक पैसे को लेके होता है। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई भी मेंबर एक कंस्टिट्यूशन में अगर इलेक्शन लड़ रहा है कोई लोकसभा की, तो 90 लाख के आसपास में खर्चा करता है। 437 सीट्स का इलेक्शन होता है, जो 415 करोड़ की लिमिट बनता है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने 126,000 करोड़ 43 लाख समथिंग, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे दर्ज है, 22,64 करोड़ 33,57,780, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे लिखा हुआ है। एक सेंटर फॉर द मीडिया स्टडीज ने रिपोर्ट किया था कि बीजेपी ने 27,000 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर किया था 2019 लोकसभा इलेक्शन में, जो 45% ज्यादा था 2014 में। और ये दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन कंडक्टेड एवर इन द वर्ल्ड, ये सबसे ज्यादा एक महंगा इलेक्शन था दुनिया में कहीं भी। एक दूसरा, हमारे देश में कितनी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, दूसरा एक एग्जांपल है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी स्कीम है जिसको हमें जानने का अधिकार नहीं है कि किस गवर्नमेंट किस आदमी ने कितना फंड पार्टी को दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड 16,000 करोड़ रुपए की बेची गई। 16,000 करोड़ रुपए में 10,000 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड है वो बीजेपी के पास में है, और 1540 करोड़ की बॉन्ड कांग्रेस के पास में है, और 840 करोड़ की बॉन्ड तृणमूल कांग्रेस के पास में। यानी सबको भी अगर मिला दिया जाए तो ये कम से कम 15-18% बनता है। 80% से ज्यादा जो रुपीज है वो करीब करीब ये सारा जो पैसा है वो बीजेपी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आया था, जिसे हम ये भी नहीं पूछ सकते कि ये पैसा एक्चुअली कहाँ से आया है और कैसे आया है। तो आप अंदाजा लगाइए, किसी पार्टी के पास इतना सारा पैसा हो तो उसके आगे जो दूसरी जो पार्टियां वो कैसे टिक सकती है, उनकी कैसे ही हवा बन सकती है। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप किसी से छिपे नहीं है। बहुत सारी जो सरकारें हैं उनमें, बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उनमें हमने सरकारी चेंज होती देखी। पर्टिकुलरली हमने देखा जो सरकारें बदली है वो मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, बिहार में, और राजस्थान में चेंज होते होते बची, गोवा में चेंज हुई, महाराष्ट्र में बदलने को देखी। तो यहाँ पे कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ बीजेपी इन एम्बुलेंस को एक रिजॉर्ट में लेके जाती है और वहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है। हमने तो नहीं देखा, लेकिन इनका रिजल्ट देखने को जरूर मिलता है कि अगर कोई ऐसा कहीं ये जो स्टेट्स में जो सरकारें हैं वो जरूर बदली हैं। ये सब का काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का है कि अगर ऐसा कोई हॉर्स राइडिंग होता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन ईडी, इनकम टैक्स और जो पुलिस है वो सारी गवर्नमेंट के इशारों पर चलने वाली एक कठपुतली रह गई है। तो इससे हम क्या सीखते हैं, क्या इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर सकती है, ये सब आप अपने आइडियाज लगाइए। कि जिस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि ये कुछ इस देश में पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वेयर वी आर एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी प्रोसेस। और हम शायद